नमस्कार दोस्तों, मैं राजन वेक्टर, नेशनल स्पोक्सपर्सन जयमलप इंडिया, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जयमला पंजाब, हमारी संस्था जॉइंट एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेडिकल लेबोरेटरी एंड अलाइड प्रोफेशनल्स। मैं ये ऑडियो हिंदी में रिकॉर्ड करूंगा ताकि जयमलप इंडिया के जितने भी हमारे मेंबर हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं वो अ, जो उनकी आजकल मेन क्वेरी है उसका वो जवाब हासिल कर सकें। जो भी आजकल मेन क्वेरीज आ रही है, क्योंकि अब हर राज्य में तकरीबन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या तो आ चुका है या आने वाला है। तो क्योंकि पहली बार जो उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर जो एक लेबोरेटरी का भी एक पैमाना तय होगा, लेबोरेटरी को भी एक लाइसेंस मिलना शुरू होगा 2 साल के लिए। तो उसमें लैब के स्टैंडर्ड भी बताए जाएंगे और लेबोरेटरी प्रोफेशनल की क्वालिफिकेशन भी बताई जाएगी। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो बहुत से मेंबर जो हैं वो अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, जो अच्छी बात है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो भी आप कह लीजिए उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी जो आजकल मेन क्वेरी है कि हम एडमिशन कहाँ पर लें। बीएससी करनी है, डीएमएलटी करनी है, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में लें, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, नहीं है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करना है तो वो कौन से इंस्टीट्यूट में किया जाए। तो ये सब आजकल मेन क्वेरी। मैं पंजाब से संबंध रखता हूँ, तो आपको वहीं से एक एग्जांपल दूंगा आसानी से, जहां पे आपको समझ आ सके। देखिए, मेडिकल एजुकेशन के अंडर जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, जो भी मेडिकल एजुकेशन में ही आती है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को अगर मान्यता देनी है तो वहां की काउंसिल देती है। और जो काउंसिल होती है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर चलती है, वो हर स्टेट में एक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है। ये मैंने जो वेबसाइट खोली है ये पंजाब का है। ये हर राज्य में होगा। ये डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये मान्यता देता है। जो आने वाली जो, चाहे आप पैरामेडिकल काउंसिल बोल दीजिए, चाहे अब हमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का नाम दे दिया गया है, चाहे इन फ्यूचर जो एएचपी काउंसिल्स चलेंगी, वो ये डिपार्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का, जिसके अंडर ये सब कुछ चलता है, जो ये मान्यता देती है। तो अब मैं पंजाब की आपको एक इंस्टीट्यूट की उदाहरण दूंगा। पंजाब में हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज्यादा फेमस है, पैरामेडिकल काउंसिल मोहाली। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक संस्था है जो ये दावा करती है कि हमने बहुत सी जगह से एफिलिएशन ले रखी है, मान्यता ले रखी है, और बच्चों को पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल काउंसिल के पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स में डिग्रीज देती है, डिप्लोमास देती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की अगर आप वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो उसके होम पेज पर ही अगर थोड़ा नीचे जाएं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक नोटिस है रिगार्डिंग पैरामेडिकल काउंसिल मोहाली। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये नोटिस है। ये नोटिस उन्होंने एक पेज का, आधे पेज का नोटिस है, पब्लिक नोटिस। ये इंग्लिश और उसके बाद पंजाबी में डाल रखा है, तो इसकी वर्डिंग पढ़िए। पैरामेडिकल Council Punjab Mohali is working, which is issuing different kind of paramedical courses certificate to the candidates. This paramedical council Punjab Mohali is not recognized by the government of Punjab. Punjab government has not constituted paramedical council till date. The certificate issued by this council are not valid for the government jobs. The candidate taking admission in these courses will be responsible for their act. Government will not be responsible. तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, ये वैलिड नहीं है, हमारे से रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो सीधा आंसर, अगर आपने डीएमएलटी डिप्लोमा करना है तो कहाँ पे करना है, आपके राज्य के जो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च हैं वहां से एफिलिएशन होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट के पास। वो इंस्टीट्यूट आपको कह दे कि हमने किसी और स्टेट से ले रखा है या नहीं ले रखा है या कहीं से भी ले रखा है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का उसी राज्य का, जहां जिस राज्य में वो इंस्टीट्यूट चल रहा है वहां से उसको एफिलिएशन लेनी होगी। तब आप जाकर उसके डीएमएलटी सर्टिफिकेट को वैलिड मान सकते हैं।
तो सबसे पहला तो मैंने डिप्लोमा का बता दिया कि आपने डिप्लोमा कहाँ करना है। और डिप्लोमा के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम बीएससी, एमएससी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, चाहे बीएससी इन अदर सब्जेक्ट्स हो, लैब टेक्नोलॉजी के अदर सब्जेक्ट्स हो, चाहे एमएससी के लैब टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट्स हो, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करने चाहिए। तो ये बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो भारत सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो लास्ट नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2020 को निकाला है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल एक्ट के अंडर जो नोटिफिकेशन, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं पैथोलॉजी लेबोरेटरी के, तो उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि उन्होंने फिलहाल जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरह लिखी है। देखिए इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं, इसमें अभी सरकार, वैसे अगर मोटे तौर पे बताऊं तो सरकार कंफ्यूज है। 2017 में सरकार ने एमडी पैथोलॉजी लिखा था, फिर 2018 में उन्होंने एमबीबीएस, फिर उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस डिजायरेबल, और आते आते 2020 में अब उन्होंने एमएससी और पीएचडी कर दिया है। तो सरकार फिलहाल इसमें जो है पिछले 3-4 साल में तो जो दिख रहा है वो सरकार कंफ्यूज दिख रही है। लेकिन जिस चीज पे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, जो ये एक्ट है 14 फरवरी 2020, इसका जो नंबर है GSR 115E, इसके अगर आप, ये पेज नंबर 7 है, सॉरी 5, फिर पेज नंबर 5 के ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स में बेसिक लैब में उन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है, यहाँ पे एमएससी इन पैथोलॉजी और एम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो क्या कहता है। यहाँ पे ये फर्क जान लीजिए कि इन्होंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री लिखा है। जो हमारे कोर्सेज होते हैं लाइफ साइंसेज के, यानी जो अकेले एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री हैं, वो इन्होंने वैलिड नहीं माने हैं। इन्होंने एमएससी इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को वैलिड माना है, यानी जो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है। जो अदर लाइफ साइंसेज में जो स्टूडेंट्स एमएससी करते हैं या पीएचडी करते हैं, उनको इन्होंने वैलिड नहीं माना है। इन्होंने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और पीएचडी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, उसको आप चाहे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। लेकिन जो अकेली पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री या एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री या एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है, उसको इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसमें वैलिड नहीं माना है। तो सबसे पहले तो एक ये फर्क आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राज्य क्या कहते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पंजाब की लूंगा। जो पंजाब में ऑर्डिनेंस आया है, पंजाब में ऑर्डिनेंस आया है इसके रिलेटेड, वो एक पैरामेडिकल क्वालिफिकेशन को क्या कहते हैं। अगर आप जी इसके सेक्शन के में जाएंगे, ये पेज नंबर 5 है, जो पंजाब का एक्ट है ये भी पेज नंबर 5 है। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन के में लिखी हुई है, क्वालिफाइड पैरामेडिकल पर्सन, अब इसकी ये डेफिनेशन क्या देते हैं, मींस अ पर्सन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन है स्टेट गवर्नमेंट? वही जिसके बारे में मैं आपको बता के हटा हूं कि वो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट, वो उसकी बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने या तो यूजीसी की बात की है यहाँ पर, ना उन्होंने किसी और की एआईसीटीई की बात की है। उन्होंने सीधा लिखा है कि हम उस क्वालिफिकेशन को वैलिड मानेंगे जो हमने ही, स्टेट गवर्नमेंट यानी पंजाब गवर्नमेंट का ये एक्ट है कि हमने उसको रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा उन्होंने क्या लिखा है, जहां पर कोई काउंसिल नहीं बनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब जहां तो काउंसिल बनी है वहां तो सुप्रीम काउंसिल है कि जो काउंसिल कहेगी वैलिड है वो वैलिड है, जो काउंसिल कहे नहीं कहेगी वैलिड नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन जहां पर काउंसिल नहीं है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जिसको कहेगी। और अगर काउंसिल है भी, तो किसी भी राज्य की अगर आप काउंसिल देखोगे तो वो मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंडर चलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। तो वहां पे वो पैरामेडिकल पर्सन की जो क्वालिफिकेशन मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उसने वहां से की हो जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड किया। तो ये जितनी भी आप
जितने भी आप राज्यों के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट देखोगे, तो आपको यही वहां पे गाइडलाइन मिलेगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा कहा है कि हमसे अप्रूव्ड होना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप या तो अपनी स्टेट की ही यूनिवर्सिटी में लें, या आपको कई बार चांस मिलता है कि आपको जो सीट मिलती है या एडमिशन मिलती है वो आपको किसी और स्टेट की यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो वहां पे सीधा है। अगर मान लीजिए, अगर महाराष्ट्र में आप रहते हो और अगर आप मध्य प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी से लैब साइंसेज की कोई डिग्री बीएससी एमएससी हासिल करते हो, वहां पे जाके पढ़ते हो, तो महाराष्ट्र सरकार उसको सीधा वैलिड नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने या तो उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन दी हो, या फिर वो ये कहेगी कि पहले आप जाके मध्य प्रदेश में जाके आप इसको रजिस्टर कराओ। तो जिस भी राज्य में, अब काउंसिल कहाँ पे, अब मध्य प्रदेश में काउंसिल है, तो आपको पहले अपनी डिग्री, अगर आपने मध्य प्रदेश में कोई लैब टेक्नोलॉजी की क्वालिफिकेशन हासिल की है, तो मध्य प्रदेश में ये काउंसिल 2000 में बन गई थी, पैरामेडिकल काउंसिल। तो पहले आपको वहां पे रजिस्टर करानी पड़ेगी, फिर आप अपने राज्य में अप्लाई कर सकते हो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या जब भी ये एक्ट लागू होगा वो मांगना शुरू करेंगे। अगर आपने राजस्थान में की है तो राजस्थान में भी काउंसिल है, वहां पे 2012 से, हिमाचल में 2012 से। जिन राज्यों में नहीं है, वो जब बनेगी, जब आपकी डिग्रीज को वो डिमांड करेगी कि आइए अब हमने डिपार्टमेंट बना लिया है, अब आप अपनी डिग्रीज हमारे वेरीफाई करवाइए, तब अगर वो जो आउटसाइड यूनिवर्सिटीज की होंगी, मतलब आउटसाइड स्टेट की यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन आपने हासिल की होगी, वो आपको सीधा कहेंगे कि पहले वहां जाइए, वहां पे रजिस्टर करवा के आइए। तो जो एक आम तौर पे हमने एक चीज देखी है, देखिए, हम कुछ हमें शिकायतें मिली महाराष्ट्र से भी, कुछ स्टूडेंट्स परेशान हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा हुए। वहां पे क्या हुआ कि अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने तो अपना पूरा टाइम देके ये डिग्री हासिल की है, तो अब मेरा वहां का जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस डिग्री को नहीं मान रहा। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जहाँ पे शुरू हो गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में तो चलो नहीं है, एमपी में तो 2000 से है। तो वहां पे वो ये कह रहे हैं कि हम, हमारी स्टूडेंट की क्या गलती है। लेकिन आप उसमें बात को समझिए, वो यही इसीलिए आज वीडियो डाला गया कि कम से कम जो नए स्टूडेंट्स हैं, देखिए पुरानों के लिए तो हम एसोसिएशन स्तर पर भी बहुत सी फाइट कर रहे हैं, बहुत सी कानूनी फाइट कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अब कोर्ट में तो बहुत से लंबे केसेस चलते आ रहे हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह बच सकते हैं, ये स्पेशली उन तक ये मैसेज डाला गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन लें, देखिए अब उसमें क्या होता है कि कई बार यूनिवर्सिटी एडमिशन्स लेने के लिए लालच देती हैं स्टूडेंट्स को कि हम आपका एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का फायदा करवा देंगे आपको, अ, सीधा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दे देंगे या लेटरल एंट्री दे देंगे, या हर तरह की सीटें भरने के लिए यूनिवर्सिटीज करती हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप एडमिशन लेते हो, जित अगर कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जब आप वहां पे एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन होने के साथ ही डाटा वहां पे भेजना होता है यूजीसी में। हर 6 महीने बाद जो सेमेस्टर का रिजल्ट होता है, जो आपका एग्जाम होता है, उसका डाटा अलग से यूजीसी को जाता है। तो 6 महीने का भी यूनिवर्सिटी आपको फायदा नहीं करवा सकती। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि ये डिग्री आज हम इनको दे देंगे, हम आप इनको धोखे से करवा देंगे, इनका टाइम वेस्ट कर देंगे, इनको एडमिशन दे देंगे अपनी सीट भरने के लिए। लेकिन उनको वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो डिग्रियां हैं ये वेरीफाई होने के लिए अभी, ये 2017 से पूरे भारत में प्रोसेस शुरू हुआ है कि लैब को लाइसेंस देना है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी को लाइसेंस देना है, वहां पे जो प्रोफेशनल है उनकी डिग्री जो है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित करनी है। फिर काउंसिल्स बनेगी, वो उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगी, तो इसको टाइम लगेगा, तब तक तो हम इधर उधर हो जाएंगे। तो उस चीज से बचना है। तो सबसे पहले फिर से वही बात जो पहले डीएमएलटी में बताई, कि डीएमएलटी उस इंस्टीट्यूट से करनी है जो स्टेट के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट ने वैलिड किया हो इंस्टीट्यूट। अदरवाइज आपकी वो डिग्री कागज का टुकड़ा है, आपको फायदा नहीं देगी।
उसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई देखिए, जो पुराने आज से कुछ बहुत से सालों पहले जो 10 साल 20 साल पहले जो डिग्री होल्डर हैं, अगर उनके साथ हुआ है तो उनको तो कोर्ट से किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिल जाती है कि इसमें ऐसे में स्टूडेंट की क्या गलती है। लेकिन नए स्टूडेंट को रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह बीएससी एमएससी पीएचडी का है कि आपने एडमिशन कहाँ लेनी है। आपने कोई यूजीसी नहीं देखना, कोई आपने एआईसीटीई नहीं देखना, आपने सीधा देखना है कि मेरे स्टेट का मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट किस। हर राज्य की एसोसिएशन, एक मैं और प्रोविजन बता देता हूं, हर राज्य की एसोसिएशन कुछ अब देखिए, आजादी के 70 वर्ष बाद अब सरकार ये जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी का है इसका पैमाना बनाने बनाने जा रही है। तो हर राज्य की एसोसिएशन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके कि जो अब अपनी आगे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उनके लिए जो वहां का टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर राज्य में एक टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे संपर्क करके उनके लिए विशेष व्यवस्था भी करवा सकती है। मैं अगर पंजाब की एग्जांपल दूं तो यहाँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्रैश कोर्स से ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन उसके लिए आपको डाटा चाहिए होगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। अब इसके अलावा जो एक और क्वेरी है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताइए कि डिस्टेंस एजुकेशन का क्या स्टेटस है। ये 14 अक्टूबर 2013 की यूजीसी की लेटर है। इसका नंबर यूजीसी की वेबसाइट पे ये है, UGC/DEB/2013। ये इसका नंबर है जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। 14 अक्टूबर 2013 की यूजीसी की लेटर है, जिसमें अब इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए। ये किन को लिखी है? यूजीसी ने लिखी है द रजिस्ट्रार डायरेक्टर ऑफ ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीम्ड हैं, चाहे स्टेट हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। सब्जेक्ट है इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री अवॉर्डेड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एट पार विद कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी कानून चले थे, कानूनी लड़ाइयाँ हुई थी यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के मध्य, और कई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज और यूजीसी के दरमियान। और फाइनली जो गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सबके बाद में ये फैसला इस लेटर में आया था कि 2012 तक की हम डिस्टेंस एजुकेशन को वैलिड मानते हैं। वो जनवरी फरवरी 2012 तक का जो भी सेशन था, तब तक की डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो उसको वैलिड माना गया है, और उसके बाद की नहीं है। अगर उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी ने कराई है तो वो ये वैलिड नहीं मानते। आज की डेट में फिलहाल तो डिस्टेंस एजुकेशन है नहीं। तो आज की डेट में तो आपके पास दो ही रास्ते हैं कि आप एडमिशन लीजिए, आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाकर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्पेशल अपने लिए क्रैश कोर्स इशू करवा सकते हो, शुरू करवा सकते हो, या फिर आप जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेकमेंड यूनिवर्सिटी है, एफिलिएट यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके आप एडमिशन करवा सकते हो। तो मोटा मोटा तो यही है कि आपको डीएमएलटी कहाँ पे करना है और आपको बीएससी एमएससी पीएचडी कहाँ पे करना है। पहला और अंतिम मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए। और सेकंड स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है कि वो लोग, चाहे वो एमएससी है या बीएससी है, वो उनका क्राइटेरिया क्या है, वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री वाला। अब इसमें एक और आपको जो अंतिम क्वेरी है, जो 14 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आया, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, GSR 115E। अब जो लास्ट क्वेरी है कि इसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के फोन आए मुझे कि इसमें एमएससी इन एमएलटी कहाँ है। तो इसमें देखिए, मैंने आपको पहले बताया, ये जो मेन ह्यूमन रिसोर्स का कॉलम है पेज नंबर 5 पे, इसमें इन्होंने एमएससी इन पैथोलॉजी, इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, और अगर आप दूसरे कॉलम में देखें एमएससी विद पीएचडी, यहाँ पर भी सेम है, एमएससी विद पीएचडी क्वालिफिकेशन इन पैथोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी, यहाँ तक खत्म है। तो स्वाभाविक है बहुत से स्टूडेंट बीएससी एमएलटी और एमएससी एमएलटी हैं, वो उन्होंने पूछा एमएलटी कहाँ पे, एमएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो उन्होंने इस ह्यूमन रिसोर्स में उसको नहीं दर्शाया। उन्होंने उसको ह्यूमन रिसोर्स में ना जाकर, अगर पेज नंबर आप 7 पर जाएंगे, तो
यहां पर आया है एमएससी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एमएलटी वाला जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने, जो टेक्निकल स्टाफ है, साइनिंग अथॉरिटी वाले स्टाफ में इन लोगों को मेंशन नहीं किया। यानी जिनके पास एमएससी इन सिंपल बायोकेमिस्ट्री है और जो एमएलटी है, उनको इन्होंने, अब इसके लिए इनके पास, आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई लॉजिक होने वाला है। मैंने पहले बता दिया, ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि सरकार कंफ्यूज है। पिछले 3 साल में हमारी जितनी भी सरकार से मीटिंग हुई, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की, जी, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि पिछले 3 साल में जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई, तो वो उसका मैं आपको पूरा ब्यौरा दे चुका हूँ कि 2017 से वो कहाँ से चले, अब 2020 में वो कहाँ पे पहुंचे, और अब जब कोरोना की लड़ाई आई तब उनको वैल्यू का पता चला कि एक डीएमएलटी सारे बोझ को उठा रहा है। 95% जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। अब उनको ये सच्चाई का पता चल गया है वैसे तो। एनएबीएल ने भी अपना डाटा दे दिया है कि जो देश में 3 लाख के करीब लैब्स चल रही हैं उसमें 95% डीएमएलटी लैब चला रहे हैं। तो अब सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें सरकार का जो रवैया है और जो सरकार का जो एक सोचने का ढंग है, जो पॉलिसी मेकर्स का एक पॉलिसी बनाने का क्राइटेरिया है, वो जरूर चेंज होगा। उनको जरूर ग्राउंड लेवल पे इस सेक्टर को आमतौर पे सरकारें ध्यान नहीं देती, लेकिन अब हेल्थ सेक्टर पे तो सबसे ज्यादा नजर रही है पिछले 4 महीने में। तो आई एम श्योर कि सरकार अब अपना पॉलिसी मेकिंग का जो स्टाइल है, जो इस एमएससी में मैंने आपको बताया कि आधी से ज्यादा एमएससी उन्होंने उधर डाल दी साइनिंग अथॉरिटी में, आधी एमएससी उन्होंने इधर टेक्निकल स्टाफ में डाल दी। और जो भी उनका क्राइटेरिया अब तक का रहा है लैब के रिगार्डिंग, तो हम लोग खुद, हमारी एसोसिएशन खुद चाहती है कि लैब के रिगार्डिंग पैरामीटर बने, लेकिन वो अच्छी तरह से बने। 70 साल से वो जिन लोगों से सेवा ले रही है उन लोगों को भी साथ लेकर चले। तो वीडियो डालने का मकसद यही था कि एक बार में आप सबकी क्वारीज को आंसर किया जा सके एडमिशन्स के रिगार्डिंग। फिर भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मलाप।